जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक डिसेंट सा सेल्स टैक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन करें ताकि आपकी इस पर मजीद ग्रिप आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का यहाँ पे बेसिक डेटा अवेलेबल है। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स, केक्स एंड अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। और इनका जो नाम है, जिस नाम से ये बिजनेस कर रहे हैं, नेम्ड एज अलजायका प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, कुछ डेटा अवेलेबल है सप्लाई के अंदर कि इन्होंने लोकल सप्लाई की है टू रजिस्टर्ड पर्सन्स। और वो है जिसकी सेलिंग प्राइस जो है, एसपी है, जो इनको टोटल पड़ी है वो है लेट से कोई 20 मिलियन की। और जिसकी एमआरपी है वो है कोई अराउंड 23 मिलियन की। इसके अलावा उन्होंने थर्ड स्केजुअल आइटम्स की भी सप्लाई की है। सप्लाई टू बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। जिसकी सेलिंग प्राइस है 15 मिलियन और जिसकी एमआरपी है 17.5 मिलियन। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट भी किया है। एक्सपोर्ट और उसकी जो प्राइस है, जो एक्सपोर्ट की प्राइस पड़ी है इन्हें, वो है लेट से कोई 20 मिलियन। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन भी किया है। विच इज अराउंड लेट से रुपीज 8 मिलियन। इसके अलावा कुछ परचेजेस के अंदर डेटा अवेलेबल है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि है अराउंड 50 मिलियन। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है जो कि है अराउंड 5 मिलियन। इसके अलावा इन्होंने इनपुट टैक्स इनके पास अवेलेबल है ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिनके प्लांट पे बिजली का मीटर लगा हुआ है। और वो है अराउंड, जो इनपुट टैक्स है वो है अराउंड 7.5 लाख। और इन्होंने परचेज किए हैं ऑफिस इक्विपमेंट भी, परचेजेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जिसकी परचेज प्राइस है कोई 15 लाख रुपए। इसके अलावा नोट्स के अंदर कुछ अदर डेटा भी अवेलेबल है, हम देख लेते हैं। नोट्स गिवन है हमारे पास। अदर डेटा के अंदर जो सबसे पहले गिवन है वो ये है कि इन्होंने जो सप्लाई की है, सप्लाई ऑफ गुड्स एट डिस्काउंटेड वैल्यू विच इज ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। सेकंड, इसके अंदर डेटा गिवन है कि जो सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि ऊपर गिवन है आपको 8 मिलियन की, उसके अंदर इंक्लूड्स सप्लाई टू
फाइनल कंज्यूमर वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुपीज 25 लाख। इसके अलावा नोट्स के अंदर डेटा और मजीद गिवन है, और वो ये है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स सीमेंट परचेजेस फॉर फैक्ट्री रुपीज 3 मिलियन की, और उसके अंदर दो इनवॉइसेस ऐसी हैं, एफ पी के आर 45,000 and 95,000 which was paid in cash. इसके अलावा एक और डेटा गिवन मौजूद है आपके पास, वो ये है कि obtained auditor services which is at rupees 5 लाख subject to sales tax at 8%। और लास्ट चीज ये मौजूद है, टू इनवॉइसेस following months on which input tax could not be claimed। एक टैक्स पीरियड सितंबर 23 की इनवॉइस है, और एक नवंबर 23 की इनवॉइस है। इसकी परचेज वैल्यू है 1 लाख रुपए, और जिसकी परचेज वैल्यू है 3 लाख रुपए। आपने निकालना क्या है जी, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, और सेकंड चीज ड्यू डेट बता दें, पेमेंट एंड रिटर्न फाइल। तो क्लास ये एक सेल्स टैक्स का सवाल है, अब इसको एक मतलब हम देखते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है बिस्किट्स का, केक्स का और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का। सर ये लाइन देखते ही मुझे रिकॉल होता है कि कुछ थर्ड स्केजुअल आइटम्स की शायद बात हो रही होगी, और जो बायर है उसका नाम है अलजायका प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका स्टेटस है कंपनी का। और इसके डिस्क्रिप्शन को देख के ऐसा लगता है कि कुछ थर्ड स्केजुअल आइटम्स में भी शायद डील करता होगा। तो अगर थर्ड स्केजुअल आइटम्स में डील करता होगा तो मेरे लिए क्या रेलेवेंट होगी, एमआरपी। अब लोकल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसकी सेलिंग प्राइस भी सर मुझे दी हुई है और एमआरपी भी दी हुई है, और थर्ड स्केजुअल आइटम्स अलग से बता दिए गए हैं जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को दिया है, और जिसकी सेलिंग प्राइस है 15 मिलियन और एमआरपी है 17.5 मिलियन। सर जो पॉइंट नंबर 1 है, लोकल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, सर उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है एमआरपी की, मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस यूज करूंगा। लेकिन थर्ड स्केजुअल आइटम्स के लिए सर मैं जो टैक्स ऑफर करता हूँ वो एमआरपी पे करता हूँ। अब यहाँ पर बात यह मौजूद है कि सर इस थर्ड स्केजुअल आइटम्स की सप्लाई में अनरजिस्टर्ड को सप्लाई भी मौजूद है, और अनरजिस्टर्ड को जब मैं सप्लाई करता हूँ तो सर क्या लगता है, मेरे मैं क्या उस पर चार्ज करता हूँ, फर्दर टैक्स। तो क्या मैं इस पर चार्ज करूंगा फर्दर टैक्स, वो मैं आगे देखूंगा। इसके बाद एक्सपोर्ट और सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन का डेटा मौजूद है। इसके बाद परचेजेस का डेटा मौजूद है, जिसमें आपने रजिस्टर्ड से परचेज किया, अनरजिस्टर्ड से परचेज किया, इलेक्ट्रिसिटी पे इनपुट टैक्स अवेलेबल है, और ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए। और इसके बाद नोट्स में गिवन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एट डिस्काउंटेड वैल्यू विच इज ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, और सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सप्लाई टू फाइनल कंज्यूमर। तो सर अब इसको थोड़ा सा एनालाइज हमने एक नज़र घुमा लिया है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर टैक्स पेयर का नाम है अलजायका प्राइवेट लिमिटेड। सर इसका टैक्स पीरियड कौन सा है? सर सवाल में गिवन नहीं है, अज्यूमिंग टैक्स पीरियड इसका है अप्रैल 2024। जब कुछ ना गिवन हो तो जो लेटेस्ट हो वो आप ले लेंगे।
सर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। जी क्लास। क्लास सबसे पहले मुझे सप्लाई का डेटा गिवन है, और उसके अंदर जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि मैंने लोकल सप्लाई जो की है रजिस्टर्ड पर्सन को, वो किए है हमने, जिसकी सेलिंग प्राइस है 20 मिलियन और जिसकी एमआरपी है 23 मिलियन। तो यहाँ पर सर मेरे लिए रेलेवेंट क्या होगी, सर सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि थर्ड स्केजुअल आइटम्स के लिए एमआरपी रेलेवेंट होती है, मार्केट प्राइस रेलेवेंट होती है, रिटेल प्राइस रेलेवेंट होती है। इसलिए यहाँ पर मैं 20 मिलियन पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाऊंगा। इसके बाद मेरे पास थर्ड स्केजुअल आइटम्स की सप्लाई आ रही है, और सर उसके अंदर मैंने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को सप्लाई की है। तो क्या यहाँ पर मुझे अलग अलग करके देखने की जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर मैं थर्ड स्केजुअल की आइटम्स को सप्लाई करता हूँ तो उसके लिए मुझे अनरजिस्टर्ड की सेल पे फर्दर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन है फर्दर टैक्स की, इन केस ऑफ वन ऑफ द एक्सेप्शंस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड स्केजुअल आइटम्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सर इसके बाद मेरे पास एक्सपोर्ट आ रहा है, और एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड। और सर लास्ट मेरे पास आ रहा है सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड को जब मैं सप्लाई करता हूँ तो सर मैं फर्दर टैक्स भी लगाता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पर लगाऊंगा? नहीं, इसको मैं आखिर में अलग से लगाऊंगा। तो 8 मिलियन पे मुझे 18% यहाँ पे सेल्स टैक्स रिकॉर्ड करना होगा। सर इसके अलावा जो नोट्स के अंदर डेटा गिवन है वो ये गिवन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एट डिस्काउंटेड वैल्यू विच इज ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। तो सर ये अच्छी बात है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे आर्म्स लेंथ पे दिया है तो कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद सप्लाई टू जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके अंदर इंक्लूड सप्लाई टू फाइनल कंज्यूमर विया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो सर जो अनरजिस्टर्ड की सप्लाई है उसके अंदर फाइनल कंज्यूमर, यानी ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर भी ऑनलाइन ऑर्डर करता है और चीज़ें ले जाता है। तो सर क्या फाइनल कंज्यूमर की सप्लाई पे फर्दर टैक्स चार्ज होगा? तो आंसर इज नो। तो मैं क्या करूंगा, यानी इस सवाल के अंदर मेरे पास दो एक्सेप्शंस आ गई फर्दर टैक्स की। अगर मैं अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करता हूँ तो फर्दर टैक्स लगाता हूँ, लेकिन थर्ड स्केजुअल आइटम्स की सप्लाई करता हूँ तो फर्दर टैक्स नहीं लगाता। और सिमिलरली अगर मैं फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई करता हूँ तो फर्दर टैक्स नहीं लगाता। तो यहाँ पर आके इस सवाल के जो नोट्स का डेटा है वो भी 2 पॉइंट्स मेरे कवर हो गए, और वहाँ पर जिसके सेल्स टैक्स बनता है वो मैं नोट कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। तो सर जी इस 20 मिलियन का 18% इज अराउंड 36 लाख रुपए। दिस इज माई आउटपुट टैक्स, इसको हम सेल्स टैक्स की जबान में आउटपुट कहते हैं। सर थर्ड स्केजुअल आइटम्स पे मैं एमआरपी पे लगाऊंगा, सेलिंग प्राइस नॉट रेलिवेंट, एग्जाम में आप एक नोट बना के लिख दीजिएगा, विच इज 3150। सर एक्सपोर्ट पे जीरो रेटेड मीन जीरो रेटेड, और सर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पे 8 मिलियन पे नहीं बल्कि मैं 2.5 मिलियन माइनस करके 5.5 मिलियन पे टैक्स लगाऊंगा। सॉरी, 5.5 मिलियन पे मैं फर्दर टैक्स लगाऊंगा, और यहाँ पर सप्लाई जो जनरल सेल्स टैक्स है वो तो पूरा ही लगाऊंगा। अब एक छोटा सा करेक्शन ये है कि जो मैंने 2.5 लाख रुपए 2.5 मिलियन रुपए हटाए थे वो सिर्फ फर्दर टैक्स लगाने के लिए है, तो यहाँ पे जनरल सेल्स टैक्स हमने पूरा पूरा ले लिया। सर अब हम इनपुट टैक्स निकालने जा रहे हैं, विच इज ऑन परचेजेस। सब परचेजेस के डेटा में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मैंने रजिस्टर्ड से परचेज किया है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन विच इज 50 मिलियन। क्या इस पूरे 50 के 50 मिलियन पे मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर लूँ? आंसर इज यस। पर नीचे डेटा दिया हुआ है कि परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सीमेंट परचेजेस फॉर फैक्ट्री, जो कि 3 मिलियन का है, और दो इन्वॉइसेस ऐसी हैं 45,000 और 95,000 जिसको मैंने कैश में पे किया है। तो सर क्या इसका इनपुट मैं ले सकता हूँ? तो आइए इसको देखते हैं। सर 50 मिलियन का जो डेटा है
परचेजेस है, उसमें से 3 मिलियन पर मैं परचेजेस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि सीमेंट या जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसका इनपुट टैक्स मुझे डिसअलाउ किया गया है। सर साथ में जो 95,000 रुपये वाली इन्वॉइस है जो मैंने कैश में पे की है, सर ये भी माइनस होगी, क्योंकि कोई भी इन्वॉइस जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर हो और आप कैश में पे कर दें तो उसका इनपुट टैक्स भी डिसअलाउ हो जाता है। तो एग्जाम में आपने इसको माइनस करने के साथ साथ एक नोट बना के इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है। तो सर 50 मिलियन में से मैं 3 मिलियन माइनस कर दूंगा जिसका इनपुट मैं नहीं क्लेम कर सकता, और 95,000 माइनस कर दूंगा जिसका इनपुट मैं नहीं क्लेम कर सकता। तो इफेक्टिवली ये बन रहा है 46.905 मिलियन। और सर इसका 18% बनता है मेरे पास 8,442,900। इसके अलावा हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज किए, क्या उस पर इनपुट टैक्स होता है? सर नहीं होता। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको याद होगा कि अगर आप कंपनी है और अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं तो आप उसकी विथ होल्डिंग करेंगे, जो कि हम आखिर में देखेंगे। सर इसके अलावा मेरे पास इनपुट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल अवेलेबल है, क्या ये मैं क्लेम कर लूंगा? जी ये मैं क्लेम कर लूंगा, विच इज 7.5 लाख रुपए। अच्छा जी। इसके बाद सवाल में आ रहा है कि परचेजेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, सर क्या मैं इसका इनपुट ले सकता हूँ? द आंसर इज नो। आपको याद होगा कि इनपुट टैक्स डिसअलाउंस के लिस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जस्ट लाइक कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं ले सकते, इसी तरीके से इसका इनपुट भी नहीं ले सकते, और आपने एग्जाम में बताना होगा कि इसका इनपुट भी डिसअलाउ है और ये हम इसको क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जी। इसके बाद एक चीज़ ये गिवन है पॉइंट नंबर 4 के अंदर नोट्स में, कि ऑडिटर की सर्विसेज आपने ऑब्टेन की हैं 5 लाख रुपए की, जो सब्जेक्ट टू 8% सेल्स टैक्स है। अब ऑडिटर की सर्विस पे आपको याद होगा कि हम वो इनपुट भी नहीं ले सकते जिसका इनपुट डी बार्ड हो अंडर प्रोविंशियल लॉज, और वो वन ऑफ वो हैं जिसका रिड्यूस रेट ऑफ सर्विस और जनरल रेट ना हो। यानी अगर सिंध में 13% जनरल रेट है और 8% रिड्यूस रेट है, तो सर मैं इसका इनपुट भी नहीं ले सकता। तो ये भी डिसअलाउंस के लिस्ट में, और एग्जाम में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है कि दो इनवॉइसेस ऐसी हैं सितंबर 23 की और नवंबर 23 की जिसका इनपुट मैं क्लेम नहीं कर सका था, तो क्या आज ये मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो ये बात हमने देखी थी कि जिस मंथ की इनवॉइस होगी उस मंथ से अगले 6 मंथ तक मैं उसका इनपुट ले सकता हूँ। तो सितंबर 23 की इनवॉइस का इनपुट इफेक्टिवली मैं ले सकता था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो सर मैं अप्रैल का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, तो सितंबर का मेरे लिए आज डिसअलाउ की लिस्ट में चला जाएगा, और इसका मतलब नवंबर का मैं क्लेम कर सकूंगा, क्योंकि वो परचेज मंथ से लेके अगले 6 मंथ्स तक मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो सर यहाँ पर मैं इनपुट टैक्स ऑन परचेज, इनपुट टैक्स ऑन नवंबर इनवॉइस में ले लेता हूँ, और जिसकी परचेज वैल्यू थी 3 लाख रुपए, तो उसका 18% जितना भी बनता है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो सर 3 लाख का 18% बनता है मेरे पास 54,000 रुपीज। तो सर मिला जुला के जो मेरा टोटल इनपुट टैक्स बन रहा है, जो कि फिलहाल मेरे पास सामने अवेलेबल है, वो है 8,442,900, 9,246,900। सर इसकी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, आप इसको अपने पास देख लीजिएगा। और सर जो मेरे पास टोटल आउटपुट है वो है 36 लाख प्लस 3150 और प्लस 1440। सर मेरा आउटपुट इनपुट से कम है। सर अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास जो कैलकुलेशन लायबिलिटी की निकलने जा रही है उसके अंदर जो मेरे पास आउटपुट टैक्स है सर, वो है 810,81,90,000। सो जो अभी इनपुट है वो है 9,246,900। तो क्या मैं सारा का सारा एडजस्ट कर सकता हूँ? आंसर इज नो। सर इनपुट की जो अलाउंस होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है, वो होती है लोअर ऑफ पे, लोअर ऑफ एक्चुअल इनपुट और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स।
सर मेरा एक्चुअल इनपुट है 9246,900 और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स सर मेरा बनता है 8046। तो सर मैं सिर्फ 8046 तक का इनपुट ले सकता हूँ, बकाया जितना भी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर अब जो मेरे पास फाइनल नंबर्स आए हैं वो कुछ ऐसे आए हैं कि मेरे पास आउटपुट है 8190,000। इनपुट जो मैं क्लेम कर सकता हूँ वो है 8046,000। इसके अलावा मुझे फर्दर टैक्स पे करना होगा ऑन सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड, जो कि सिर्फ 55 लाख पर मैं करूंगा, क्योंकि 8 मिलियन की सप्लाई मैंने की थी, उसमें से 25 लाख एंड कंज्यूमर को थी। तो 55 लाख पे 4% सर मुझे क्या देना होगा, फर्दर टैक्स देना होगा, जो बनता है 2,20,000 रुपये। और सर जो मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेजेस की थी उस पर विथहोल्डिंग होगी, क्योंकि मैं कंपनी हूँ तो मुझे विथहोल्डिंग करनी होगी। अगर मैं इंडिविजुअल होता या एओपी होता तो ना करता। तो विथहोल्डिंग ऑन अनरजिस्टर्ड परचेजेस ये भी मुझे गवर्नमेंट को जमा करानी होगी। तो मेरी परचेजेस थी अनरजिस्टर्ड से 5 मिलियन की। तो इस पर 5% बनता है, तो 5 मिलियन का 5% कैलकुलेटर पे आ रहा है 2.5 लाख रुपए। सर जो मेरा टोटल पे आउट बनेगा, जो मुझे फॉर टैक्स पीरियड अप्रैल 2024 गवर्नमेंट को देना है, वो है 2,20,000। और इसके अंदर मैं अगर 2.5 लाख रुपए ऐड कर दूं तो ये मिला जुला के बनेगा 6,14,000 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8190 का अगर मैं 10% लूँ तो 8,19,15। शायद इसमें मुझसे गलती हो रही है। 8190 में से मुझे 8046 माइनस अगर मैंने किया, तो मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 8190। तो 8190 का 90% तक मैं इनपुट क्लेम कर सकता हूँ, विच इज, सॉरी क्लास, इसका जो 90% बन रहा है वो बन रहा है 7371,000। यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो उसको एक बार रिकैलकुलेट कर लेते हैं। 8190 माइनस 7371,000 प्लस 2,20,000 और 2.5 लाख। सर मेरा जो नेट पेबल बन रहा है वो बन रहा है 12,89,000। ये मुझे पे करना है। और सर वो इनपुट जो मैं क्लेम नहीं कर सका वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इनपुट टैक्स। सर वो कितना है, सर मेरे पास एक्चुअल था 9246,900। और सर मैं क्लेम जितना कर पाया वो बन रहा है 7371,000। सर जितना रिमेनिंग है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इस सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, विच इज 1,875,900। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट थी ड्यू डेट्स बता दें। तो सर पेमेंट की ड्यू डेट 15 मई 2024 होगी और रिटर्न फाइलिंग की 18 मई 2024 होगी, जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर फॉल करती है। इसके अलावा आपने आंसर के अंदर नोट्स बना के ज़रूर बताना होगा कि आपने फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड के ऊपर ऑनलाइन वाले पे क्यों अप्लाई नहीं किया, एमआरपी क्यों रेलिवेंट थी, ऑफिस इक्विपमेंट पे आपने इनपुट टैक्स क्यों क्लेम नहीं किया, सीमेंट पे क्यों क्लेम नहीं किया, प्रोविंस वाले ऑडिट सर्विस पे क्यों नहीं किया। ये सब आपने एक्सप्लेन करना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सी चीज़ क्यों ली है और क्यों नहीं ली। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।